सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले सत्ता में एक ऐसा वीडियो चलेगा जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को शर्मिंदा कर सकता है, क्योंकि इस वीडियो में ढाका की सड़कों पर घूमते वो उपद्रवी और गुंडे हैं जिनके हाथों में अलकायदा और ISIS के झंडे हैं। फिर बंगाल की मुर्शिदाबाद फाइल्स खोलेंगे और समझेंगे क्या वक्फ को लेकर जो आग लगी वो प्रायोजित थी, क्या बंगाल को जलाने वाले लोग बांग्लादेश से आए थे। साथ ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर रील, जिसमें हिंसा के कुछ दर्दनाक साक्ष्य हैं। फिर आगरा में राणा सांगा की जयंती पर चल रहा रण दिखाएंगे, जिसमें अब टेंशन बढ़ती जा रही है। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में करणी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो रहे हैं। पुलिस के सामने तलवारें और डंडे लहराए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा कैसे संभल से दिल्ली के जहांगीरपुरी तक हनुमान जयंती पर जय हनुमान का उद्घोष हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि ये सब कुछ नियम और शर्तों के साथ पुलिस के कड़े पहरे में किया गया। एक वीडियो कुंजी इस पर भी तैयार है। आज सत्ता में न्यूज मित्रों के लिए विटामिन डी की कमी वाला डेंजर अलार्म भी है, जिसे सुनना बहुत जरूरी है। एक नई स्टडी में यह बताया गया है कि कैसे अब विटामिन डी की कमी डायबिटीज और कैंसर की वजह बन रही है। लेकिन इस कमी को कैसे पूरा करें, ये सत्ता की कुंजी देखकर आप नोट कर लीजिएगा। एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कल आए आंधी तूफान का साइड इफेक्ट दिख रहा है और अफरा तफरी है। खराब मौसम की वजह से 350 से ज्यादा फ्लाइट लेट चल रही है, इसीलिए लोगों की भीड़ जमा हो गई है। खबर यह है कि अभी एयरपोर्ट पर 4 में से सिर्फ 3 रनवे ऑपरेशनल है और देश में ITR वाला एक नया रिकॉर्ड बना है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश भर में रिकॉर्ड 9 करोड़ 19 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 7.86% ज्यादा है। ITR फाइल करने में महाराष्ट्र के लोग सबसे आगे रहे हैं। सत्ता में अब बात करते हैं वक्फ कानून के खिलाफ उस आक्रोश की, जो अब आग का रूप धारण कर चुका है। इस आग में घर जल रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, आम लोग तबाह हो रहे हैं। स्थिति ये हो चुकी है कि कानून की सुरक्षा करने वाली पुलिस वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर है। पिछले कई घंटों से आग वाले इस आक्रोश का सेंटर बना है पश्चिम बंगाल, जहां मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना और मालदा में वक्फ कानून के खिलाफ कोहराम मचा है। वैसे तो इस कानून के खिलाफ देशव्यापी हल्ला बोल है, मुस्लिम संगठन शहर शहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में इस प्रदर्शन का आग वाला एक्सटेंशन हर किसी को हैरान कर रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, कैसे चिंगारियां भड़क रही हैं, ये जानिए। सरेआम पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पर क्रूड बॉम्ब भी फेंका गया है। मुर्शिदाबाद में पुलिस चौकी को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। यहां तक कि आम लोगों के घर और दुकानों में भी आग लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने NH-12 पर सरकारी बसों और वाहनों में आग लगा दी। मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई है। कई इलाकों में हाईवे को हाईजैक किया गया। इस वक्त स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में तनाव है। पुलिस ने अब तक 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। अब तक मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शन की वजह से नेशनल हाईवे को रोका गया है। रेल ट्रैफिक पर भी इसका असर है। हंगामे वाले इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए BSF की मदद ली गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय फोर्स को तैनात करने की मांग की थी। अब कोलकाता हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। इससे पहले आउट ऑफ कंट्रोल हालात को देखते हुए गवर्नर CV आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की थी। संवेदनशील इलाकों में उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन के निर्देश दे चुके हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम बंगाल के उन जिलों में पहुंची, उन जगहों पर पहुंची जहां हिंसा हुई थी। जले हुए घर, जले हुए होटल, जली हुई गाड़ियां, आम लोगों की पीड़ा ये बता रही है कि कैसे वक्फ कानून के विरोध के नाम पर बंगाल में पत्थरबाजी और बमबाजी वाला खेल खेला जा रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए कहूँगा, गाड़ी का जो नंबर प्लेट है ये अभी भी गर्म है, ये रास्ते में पड़ा हुआ है। कोई गाड़ी को यहाँ पे आग लगाया गया था, उसका ये नंबर प्लेट है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा नंबर प्लेट को, यहाँ पे ये अभी भी गर्म है, WB04H9063।
मुर्शिदाबाद में, उसमें पुलिस के जो चौकी है उसको कैसे जलाया गया आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है श्रुति PS ट्रैफिक जंगीपुर। तो इसका अंदर एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको पूरा आग लगाया गया, इसको पूरा जलाया गया और अंदर जितना कुछ था सब कुछ यहाँ पे ध्वस्त हो गया। इधर बस जल रहा था, इधर गाड़ी जल रहा था, इधर एक घर जल रहा था और सब माहौल खूब खराब था सर। शांति प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन बाहर से लोग आके ये उपद्रव किया। धुआं अभी भी निकल रहा है और यही धुआं ये साफ साफ जाहिर करता है कि यहाँ पे कितना भयानक अटैक हुआ। आप देख सकते हैं, मैं अपना कैमरामैन को दिखाने के लिए कहूँगा, टेबल टूटा हुआ है, कपड़े जल रहे हैं, जितने भी कुछ बिस्तर वगैरह थे उसको जला दिया गया। अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए घर को पूरा तहस नहस कर दिया गया। यहाँ पे होटल में लोग रहते थे और ये होटल को पूरी तरह से जला दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की एक बस को जला डाली। आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव वो फुटेज, बस के अंदर क्या हालत है आप देख से समझ सकेंगे। देखिए बस की वो हालत है। मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा सावधानी बरते और यहाँ पे आए और देखिए पूरा बस, सरकारी बस जो था उसको पूरी तरीके से जला डाला। ऐसा कुछ बचा नहीं बस में बोलने लायक कि ये बचा है वो बचा है, लेकिन बस जो था उसको पूरी तरीके से जला डाला। और ये है वो दो पुलिस का गाड़ी का ढांचा, आप देख सकते हैं। गाड़ी को घसीट के यहाँ तक लिया गया और ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से जला डाला। ये पुलिस की गाड़ी थी और ये इस गाड़ी को पूरा तरीके से जला दिया गया। बाइक्स जो है उसको यहाँ से पूरी तरह से जला दिया गया, कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था उसका भयावहता कितना था वो आप इसको देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे भी एक गाड़ी है जो आप देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से जला दिया गया और इसको घसीट के यहाँ से वहाँ तक ले गए। ये जो गाड़ी थे पुलिस के जो पेट्रोलिंग कार थे वो थे। एक एम्बुलेंस को पूरी तरह से जला दिया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भी यहाँ पे है, गाड़ी के अंदर कुछ नहीं बचा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये आग उस कानून के खिलाफ है जो संसद से पास हो चुका है। ये आग उस कानून के खिलाफ है जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, जिसको लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। लेकिन विरोध वाले अधिकार के नाम पर क्या हो रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि सवाल यही है, पत्थर फेंकने वाले ये लोग कौन हैं? घरों को जलाने वाले, दुकानों में आग लगाने वाले, सरकारी बसों को फूंकने वाले ये लोग कौन हैं? कहां से आए हैं? इन्हें किसने उकसाया है? विरोध के नाम पर बम फेंकने का अधिकार इनको किसने दिया है? वक्फ कानून पर भड़की इस आग में सियासी बयानबाजी घी की तरह काम कर रही है। कैसे वक्फ के नाम पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही है, आप कुछ बयानों से इसे भी समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ये कह चुकी हैं कि हम केंद्र के वक्फ कानून का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि बंगाल में कट्टरपंथी खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। इस पर बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि संविधान और कानून का विरोध क्यों हो रहा है। यह कानून संविधान के हिसाब से है, संसद से पास हो चुका है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद ये अपील की है कि धर्म के नाम पर अधार्मिक कार्य ना हो। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में अराजकता और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। ममता ने कहा है कि दंगा भड़काने वालों के खिलाफ जांच होगी, जबकि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में आम लोग असुरक्षित हैं। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों की रक्षा करूंगी। वहीं हिंसा पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश से आकर लोग बंगाल में उत्पात मचा रहे हैं। आप सुनिए बंगाल में कैसे वक्फ पर सियासी उबाल आ चुका है। आरएसएस के मुद्दा को पूरा करना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। ऐसे काम नहीं होता, ये काम बिल्कुल गलत है। सोचना चाहिए था। पूरे मुल्क को अपने आपने आग में झोंक दिया। देखिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस
चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश कर रही है। देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही है। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं। कभी कभी हमने देखा है इस तरह के जब आंदोलन सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं वो विस्फोट है, संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की कुछ न कुछ शय है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सेटल किया जाए। और मैं मेरी प्रदर्शनकारियों से भी अपील होगी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा हथियार रहा है। न्यायालय में भी मामला है और हमें पता है कि रिलीफ मिलेगा। लगातार जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ आपराधिक तत्व वक्फ बोर्ड के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होकर के उसको हिंसक बना करके वहां की सरकार को, वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को बदनाम करने का जो कुचक्र रच रहे हैं, इसका पूरा का पूरा खुलासा होना चाहिए। वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब बात आगरा में राणा सांगा की जयंती पर हो रहे रण की करेंगे। आज करणी सेना ने राणा सांगा की जयंती मनाई। करणी सेना की तरफ से रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान किसी भी तरह के बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। आगरा में हजारों पीएसी जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पंडाल के बाहर चारों तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। हालांकि इन सब तैयारियों के बावजूद करणी सेना के कई कार्यकर्ता तलवारों और डंडों के साथ यहां पहुंचे थे। इन लोगों ने पुलिसकर्मियों के सामने ही तलवारें लहराई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कुछ कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर लगे टेंट पर चढ़ गए। करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने खुलेआम बंदूक भी लहराई। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंची पुलिस को देखकर करणी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और तलवारें और डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। हालांकि पुलिस को पहले से यह आशंका थी कि कुछ लोग सांसद रामजी लाल सुमन के घर की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए सांसद के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। 1 किलोमीटर का इलाका सील किया गया था। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। करणी सेना के इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह के हालात हैं, इस पर एक रील आप भी देखिए। हम लोगों ने 3 लेयर्ड सिक्योरिटी प्लान बनाया है, त्रिस्तरीय सुरक्षा, और 24 पॉइंट्स पे हमने 800 से अधिक बैरियर लगाए हैं। एसएचओज और एसीपी लगाए गए हैं। 9 कंपनी पीएसी और आरआरएफ की फोर्स भी लगाई गई। तो अगर कोई सिटी में आके लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं कार्यक्रम स्थल पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको परमिशन दिया गया है, किसी को रोका नहीं गया है। परंतु वापस अगर ये लोग सिटी में आके उपद्रव करने की कोशिश करेंगे तो उसको सख्ती से डील किया जाएगा। मेरे मोबाइल पे और सोशल मीडिया के मार्फत कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई जीभ काट रहा है, कोई सीधी गोली मार रहा है, ये सब चीज़ें हैं। हम तो मेरा उनसे आपसे आग्रह है कि मेहरबानी करके जो लोग इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं, ये तो उनसे पूछा जाए। ये अराजकता का माहौल लोगों ने बना दिया है। मैं शांति और सद्भाव के पक्ष में हूँ, सामाजिक सौहार्द के पक्ष में हूँ, और मैं समझता हूँ किसी भी कीमत पर तनाव नहीं होना चाहिए। शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है।
क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरा देश का क्षत्रिय है। और ये बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाएंगे, क्योंकि आज हमारे महापुरुष का जन्मदिन है। आज हम किसी रण के लिए आए ना नीति के लिए आए। परिक्रमा करेगा, दंडवत करेगा, लौट का आवेगा और ये कहेगा, ये कहना पड़ेगा कि मेरे से गलती हुई। राणा सांगा को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश भर में खूब चर्चा है। इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का एक बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, जिस पर आज हम आपको सत्ता की एक ऐतिहासिक कुंजी दिखाने जा रहे हैं। दरअसल राणा सांगा की गिनती मेवाड़ वंश के महान शासकों में होती है। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था और 27 वर्ष की उम्र में मेवाड़ की गद्दी उन्होंने संभाली थी। राणा सांगा 1509 से 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे। उनकी वीरता के कई किस्से मशहूर हैं। ये माना जाता है कि राणा सांगा ने 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़े थे। इन युद्धों के दौरान उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव हुए। उन्होंने एक आंख, एक हाथ और एक पैर तक गंवा दिया था। इसके बावजूद भी वो लगातार लड़ते रहे। राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट करने की कोशिश की। इतिहासकारों के मुताबिक राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था। बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को शिकस्त दी थी। खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा ने बाबर को कड़ी चुनौती दी। हालांकि इस युद्ध में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा का निधन हुआ। राणा सांगा ने अपने शासन के दौरान मेवाड़ की सीमाओं का खूब विस्तार किया, लेकिन असली विवाद इस बात को लेकर है कि क्या राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था। इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। बाबरनामा में जिक्र मिलता है कि सांगा के दूत बाबर के पास आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि बाबर इब्राहिम लोदी पर दिल्ली की तरफ से हमला करें और सांगा आगरा की तरफ से हमला करेंगे। बाबरनामा में ये लिखा है कि सांगा ने धोखा दिया और बाबर की मदद नहीं की। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसे गलत बताते हैं। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स के मुताबिक राणा सांगा ने बाबर के पास दूत नहीं भेजे थे, बल्कि बाबर ही राणा सांगा की वीरता से प्रभावित था। वो राणा सांगा से मदद चाहता था। इस किताब के मुताबिक मेवाड़ राजघराने के पुरोहित हर दिन के घटनाक्रम का बुलेटिन लिखा करते थे। इतिहास में इस राजपूत वर्जन को प्रामाणिक माना जाता है। इसमें भी राणा सांगा के बाबर से मदद मांगने का कोई जिक्र नहीं मिलता। यानी इस विवाद को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं। इन नामों को वर्तमान में हर पक्ष अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। सत्ता में अब बात जय हनुमान के उस उद्घोष की जो हनुमान जयंती के शुभ मौके पर पूरे देश में आज किया गया। आज देश के अलग अलग शहरों में हनुमान जन्मोत्सव शांति के साथ संपन्न हो रहा है। कई शहरों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले चर्चा उत्तर प्रदेश के संबल की है, जहां 2024 में हिंसा हुई थी, और उस दिल्ली के जहांगीरपुरी की भी, जहां 2022 में दंगे हुए थे। हालांकि शुभ समाचार यह है कि आज देश के किसी भी हिस्से में हनुमान जयंती पर किसी भी तरह के उपद्रव या हिंसा की कोई खबर नहीं आई। यूपी के संबल में बड़े पहरे में शोभा यात्रा जरूर निकाली गई। इसके अलावा संबल में 46 वर्षों के बाद खुले कार्तिकेय मंदिर में भी भगवान हनुमान की पूजा अर्चना हो रही है। दिल्ली में नियम और शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और सबकी नजर जहांगीरपुरी इलाके पर गड़ी रही, क्योंकि 2022 में हनुमान जयंती के दौरान ही यहां हिंसा हुई थी। मुंबई के दादर इलाके में मौजूद पुरातन वट वृक्ष मंदिर में भी आज हनुमान जयंती मनाई गई। विशेष बात यह है कि भगवान हनुमान का ये मंदिर दादर में बनी बगदादी मस्जिद के ठीक सामने मौजूद है। वैसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को हिंदू बहुत इलाके से निकालते हैं। हालांकि पहले तो पुलिस ने इसकी भी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 2022 की हिंसा जैसी घटनाएं भविष्य में धार्मिक परंपराओं पर रोक लगाने का आधार नहीं बन सकती। इसीलिए पुलिस ने नियम व शर्तों के साथ ये शोभा यात्रा एक नए रूट से निकालने की परमिशन दी। इसके अलावा वाराणसी से लेकर अयोध्या तक सुरक्षा इंतजाम के बीच जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बहुत बड़ी संख्या
में शामिल हो रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन का इंतज़ाम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। देश भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के दादर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है और यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो कर लिए गए ताकि किसी भी तरीके की घटना जो है वो ना घट सके। और अब एक ऐसी खबर जो आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी है। ये खबर उस विटामिन डी पर आधारित है जिसे स्वास्थ्य की सत्ता के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन अब इसी विटामिन डी पर एक खतरे वाला अलार्म बजा है जिसे हम आपको भी सुनाना चाहते हैं। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस ने एक संस्था के साथ मिलकर देश में विटामिन डी की स्थिति पर एक रिसर्च की और उसमें जो तथ्य सामने आए उस पर हमने आपके लिए सत्ता का विटामिन डी वाला एक चिंता कार्ड तैयार किया है। इस रिसर्च के अनुसार भारत में हर 5वें व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है और मुमकिन है इस लिस्ट में आप भी शामिल हों। स्टडी के दौरान विटामिन डी की सबसे खराब स्थिति भारत के पूर्वी राज्यों में पाई गई। आंकड़ों के अनुसार पूर्वी भारत में रहने वाले 39% लोगों में विटामिन डी की कमी मिली है। दूसरी जरूरी बात यह है कि महिलाओं में विटामिन डी की कमी पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। इसके अलावा एक स्टडी के दौरान यह भी पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में विटामिन डी को लेकर स्थिति ज्यादा गंभीर है। लेकिन इस रिसर्च में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है और वो ये है कि विटामिन डी की कमी की वजह से सिर्फ थकान और दर्द जैसी दिक्कत नहीं होती, बल्कि कई जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि शरीर में विटामिन डी को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय गोलियां खाना है। हफ्ते में एक गोली खाई और समस्या खत्म। लेकिन इसमें एक चिंता की बात और है। विटामिन डी की कमी तो खतरनाक है ही, लेकिन जरूरत से ज्यादा विटामिन डी की गोलियां खाना उससे भी ज्यादा हानिकारक है। दरअसल विटामिन डी अगर शरीर में कम हो तो इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है और मांसपेशियों में भी दर्द रहने लगता है। इसके अलावा लंबे वक्त तक विटामिन डी कम होने से डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर का रिस्क भी होता है। हो सकता है हमारे कई न्यूज मित्रों को भी थकान और दर्द जैसी दिक्कत महसूस होती होगी और वो विटामिन डी की गोलियां खा रहे होंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के विटामिन डी की गोलियां और सप्लीमेंट लेने लगते हैं और ये लापरवाही आपको बहुत बीमार बना सकती है। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा विटामिन डी की गोलियों का सेवन करता है तो उसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की दिक्कत हो सकती है, पेट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क है, डायरिया की शिकायत, कैल्शियम का बढ़ना और किडनी में स्टोन भी होने का खतरा है। इसके अलावा बार बार यूरिन आना, ब्रेन को नुकसान और कैल्शियम बहुत ज्यादा होने से हार्ट में ब्लॉकेज का भी रिस्क है। वैसे कुछ वर्ष पहले विटामिन डी की कमी को लेकर एक स्टडी भी की गई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। 2020 की एक स्टडी में भारत में रहने वाले 76% लोगों में विटामिन डी की कमी बताई गई थी। वैसे विटामिन डी की कमी का इलाज सिर्फ गोलियां या इंजेक्शन ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई सोर्स हैं जिनसे आप प्राकृतिक तौर पर विटामिन डी ले सकते हैं। अब जरा उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। जैसे धूप को विटामिन डी का सबसे बड़ा और जरूरी स्रोत माना जाता है। इसके अलावा मशरूम, मछली और दूध में भी विटामिन डी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। साथ ही अंडा और पनीर भी विटामिन डी ग्रहण करने का एक अच्छा जरिया है। लेकिन विटामिन डी के नेचुरल सोर्स के तौर पर डॉक्टर्स सूरज की रोशनी को ही संजीवनी मानते हैं। हालांकि गर्मी के मौसम में सूरज की गर्मी का सामना करने से बचें, वरना विटामिन डी बढ़े ना बढ़े हीट स्ट्रोक और दूसरी बीमारियां बढ़ने का रिस्क जरूर हो जाता है। वैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और विटामिन डी की कमी को नापने वाले जितने भी मानक हैं वो विदेशों में तय हुए हैं और उन्हीं को दुनिया में फॉलो किया जाता है। आए दिन इस बात को लेकर विमर्श भी होता है कि क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से ही भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल है और भारत की एक बड़ी आबादी में विटामिन डी की कमी है। ऐसी बीमारियों को तय करने का पैमाना क्या हो, इसके लिए अब भारतीय मानक भी बनाने की चर्चा हो रही है। लेकिन विटामिन डी की कमी वाले नए अलार्म पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कुछ जरूरी टिप्स नोट करने के लिए दिए हैं।
ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है हिंदुस्तान में। अनफॉर्चुनेटली जहाँ इतना ज़्यादा सूरज है फिर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं और ये एक प्रॉपर प्लानिंग से इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हमें अपने सूरज का फ़ायदा उठाना चाहिए और जितना हो सके बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए। दैट इज़ वन रीज़न, बिकॉज़ सूरज एक सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके अलावा अपनी डाइट को हमें बेटर करना पड़ेगा, जिसमें विटामिन डी की तादाद ज़्यादा हो, यानी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने चाहिए जिसमें विटामिन डी की संख्या ज़्यादा होती है। और जल्दी टेस्ट करवा लेना चाहिए, अगर ज़रा भी शक हो तो टेस्ट करा लेना चाहिए और अगर कमी निकलती है तो फिर प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की सत्ता से जुड़ा एक शुभ समाचार, जिसमें हिंदुस्तान की मॉडर्न इंजीनियरिंग वाली सत्ता के सिग्नल हैं। वो सिग्नल जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद अब कश्मीर घाटी तक रेल नेटवर्क पहुंच चुका है। अब श्रीनगर तक हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी, यानी आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन की सवारी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कटरा से श्रीनगर के बीच 190 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 3 घंटे में पूरा करेगी। वैसे तो देश में अब तक 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, लेकिन कश्मीर में चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेन बहुत खास होगी। ये ट्रेन भारत की मॉडर्न इंजीनियरिंग की निशानी चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी। वो चिनाब ब्रिज जो जम्मू कश्मीर के रियासी में हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा है, जिसकी पहचान विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के तौर पर हो चुकी है। आज चिनाब रेलवे ब्रिज पर हमने सत्ता की एक ऐसी कुंजी तैयार की है जिसे देखकर आपको गर्व होगा, क्योंकि ये भारत की शान का मामला है। दरअसल चिनाब नदी पर जो ब्रिज तैयार किया गया है उसकी ऊंचाई 349 मीटर है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ब्रिज स्टैचू ऑफ यूनिटी से करीब 2 गुना ऊंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेरिस का आईफल टावर भी इस चिनाब ब्रिज के सामने छोटा है, क्योंकि आईफल टावर की ऊंचाई 300 मीटर है, जबकि चिनाब का ये आर्च ब्रिज 349 मीटर का है, यानी उनसे 59 मीटर ऊंचा है। इस पुल की मजबूती को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये ऐसे ही 120 साल तक खड़ा रहेगा। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, यानी ये पुल 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इस चिनाब ब्रिज को भारत का बाहुबली ब्रिज कहा जा रहा है। इस ब्रिज की वो खासियत देखिए जो दुनिया में उसे सबसे अलग और बेमिसाल बनाती है। इस ब्रिज को बनाने में करीब 30,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। करीब 2 लाख नए बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का भी कोई असर नहीं होगा। 8 रिक्टर स्केल के भूकंप से भी इस ब्रिज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी तरह के बम धमाके को झेल सकता है। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाई जा सकेगी। इसके अलावा -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के तापमान का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। TV9 भारतवर्ष आज आपको लेके आया है विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज पर। यह आईफिल टावर से भी ऊंचा है और इसी ब्रिज के जरिए अब पूरे विश्व में बज रहा है भारतीय इंजीनियरिंग का डंका। जो ये आर्क है, आर्क स्पैन 467 मीटर का है। वहीं एक और इसकी खासियत ये है कि इस पूरे में तकरीबन 28,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। वहीं 14,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए जो है इस पूरे रेलवे ब्रिज को बनाने में लगे हैं। सबसे अहम और सबसे खास बात ये कि जल्द ही ये चिनाब ब्रिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे और वहीं अब पूरे देश का संपर्क जो है वो 12 महीने कश्मीर घाटी के साथ रहने वाला है। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन हमारे इंजीनियर्स के, भारत के इंजीनियर्स के, भारतीय रेल के इंजीनियर्स के दृढ़ इच्छा शक्ति से और कुशलता से, दिन रात मेहनत और समर्पण से ये चुनौती भी पूर्ण हो गई।